आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं आज के प्रश्नों के बारे में। घरेलू इस्तेमाल के लिए जो हमारा भू संपर्कन प्रतिरोध है, ग्राउंड रेजिस्टेंस है, वह कितना होना चाहिए? तो हम सब जानते हैं कि हमारे औद्योगिक के लिए कितना था साहब? बड़े प्लांट के लिए याद है आपका कितना था? बड़े प्लांट हेतु 0.5 ओम था। हमारे सब स्टेशन के लिए कितना था? 1 ओम था। यहां पर देखिए 10 ओम दिया है, बहुत ज्यादा मान है। 100 दिया है, बहुत ज्यादा मान है। मेरा उत्तर क्या माना जाएगा? 1 ओम। तो आप ध्यान रखिएगा, घरेलू स्थापन हेतु भू संपर्कन प्रतिरोध आपका क्या है साथियों? 1 ओम के आसपास। ऐसे भी हम सब लोग इस बात को लेकर ध्यान रखते हैं कि मेरा भू संपर्कन प्रतिरोध जितना कम से कम हो, ये हमारी पहली कोशिश होती है। और इसको कम करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं साथियों? नमक, चारकोल, पानी बीच बीच में डालते रहते हैं। क्या 0.1 बहुत कम है, इतना संभव नहीं है। आप देख रहे थे बड़े पावर प्लांट वगैरह में हम जब 0.5 का टारगेट रखते थे, तो घरेलू अवयव में 0.1 का कैसे रख लेंगे? हमारा सबसे बड़े प्लांट से तो निश्चित रूप से थोड़ा ज्यादा ही न रहेगा, लचीला ही न रहेगा। यहां तो आप क्या कर रहे हैं? लो वोल्टेज उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। जहां आप बहुत हाई वोल्टेज उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं, वहां जब आप 0.5 को स्टैंडर्ड मान रहे हैं, तो यहां तो उससे थोड़ा ज्यादा चलेगा ना, स्वाभाविक सी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जी, पावर जनरेशन का भी टेस्ट हो गया है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी हो गया है। आपको जितने भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो भी टेस्ट होता है, जैसे 37 नंबर है, आगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लिखा हुआ रहता है। जो भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं ऑनलाइन में, सबको मैं बता दूं, जैसे अभी ही टेस्ट हो रहा है, तो इसी में नाम लिखा हुआ है 48 ब्रह्मास्त्र टेस्ट ब्रैकेट में वायरिंग। तो ब्रैकेट में नाम लिखा हुआ रहता है। आप वीडियो के ब्रैकेट को देख करके, नाम को देख करके, और तब नंबर आप माइंड में रखिए कि भाई 48 नंबर वायरिंग है, 25 नंबर जनरेशन है। उस हिसाब से आप नोट करके भी लिख सकते हैं, और तब आपको जिस जिस चैप्टर का देने का मन है छांट लीजिए। और ऐसे मैंने कल से टेस्ट पेपर में ही चैप्टर का नाम अब हम कल से लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। आइए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है अर्थिंग के लिए आप जो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो पृथ्वी के अंदर जब आप गड्ढा करते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, तो गड्ढा करने के बाद इलेक्ट्रोड को आप पृथ्वी में कैसे डालते हैं? स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री पर लंबवत हम गाड़ते हैं साथियों। और ये लंबवत ही आपका क्या है? वर्टिकल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ना ही 45 डिग्री झुका हुआ, ना ही उससे कुछ, ना ही क्षैतिज, कैसा होगा? ऊर्ध्वाधर गाड़ते। चाहे प्लेट होगा उसको भी ऊर्ध्वाधर, और चाहे पाइप होगी उसको भी ऊर्ध्वाधर, रड होगा उसको भी ऊर्ध्वाधर, क्वाइल होगा उसको भी ऊर्ध्वाधर। जैसा भी मेरा अर्थिंग का सिस्टम होगा, सबको हम लोग वर्टिकल ही गाड़ते हैं, झुकाव नहीं रहता। जिस इमारत के विद्युत रोधन तंत्र को भू संपर्कित किया जा रहा हो, उस इमारत से कितने मीटर की दूरी के भीतर भू संपर्कन इलेक्ट्रोड रखे जाने चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, कई बार आप लोगों ने देखा है, इसको कितना होता है मेरा? 1.5 मीटर का डिस्टेंस हम लोग न्यूनतम रखते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको याद हो गया होगा। घरेलू कंज्यूमर को जो हम सप्लाई देते हैं सिंगल फेज का, तो हमारी डिजिटल एनर्जी मीटर, उस एनर्जी मीटर के बाद क्या लगाते हैं? फ्यूज। अब फिर फ्यूज से हम कहां सप्लाई दे रहे हैं? कंज्यूमर को दे रहे हैं। यहां पर मेन स्विच लगा देते हैं। अब मेन स्विच से फिर आगे अलग अलग कमरे में पावर भेजने का काम करते हैं। यहां अलग अलग कमरे में नहीं भेजा है, टेस्टिंग के लिए यहीं पर सॉकेट लगा के बल्ब को जला दिया है। लेकिन स्पष्ट है, हम एनर्जी मीटर के बाद ही क्या करते हैं? फ्यूज लगाते हैं। इससे दो फायदा है। पहला फायदा है साथियों कि आपके घर के अंदर लोड में कोई गड़बड़ी हुई तो उसका प्रभाव एनर्जी मीटर पर नहीं पड़ता है, और बाद में कोई गड़बड़ी होती है तो हमारा ये फ्यूज उसको गल करके, मेल्ट करके सुरक्षा देने का काम करता है। तो जवाब क्या होगा? ऊर्जा मीटर के बाद लगाते। ऊर्जा मीटर कैसा उपकरण है विद्यार्थियों? इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है? इंटीग्रेटिंग टाइप का हमारा उपकरण है, समाकलन टाइप का है। यह पूरे महीने भर की इलेक्ट्रिसिटी को एक बार कलेक्ट करके पूरा कंज्यूम्ड वैल्यू को बताता है। याद रखिएगा, इंटीग्रेटिंग टाइप का तो है, लेकिन इस एनर्जी मीटर को हम क्या कह सकते हैं? KWH मीटर के नाम से भी जानते हैं साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब
कह रहा है कि आंतरिक तार स्थापन में प्रयुक्त तार या केबल को कवर करने के लिए कौन सा रोधन। तो आंतरिक जैसे ही हो गया तो स्वाभाविक सी बात है घर के अंदर। अब घर के अंदर आप यूज कर रहे हैं तो कौन सा कर रहे हैं, कंसील कंड्यूट कर रहे हैं। चाहे आप कंसील कंड्यूट ना भी करें तब भी आप मान लीजिए क्लीट की तरह ठोक ही दीजिए कांची से, तब भी आप कौन सा इंसुलेशन ले रहे हैं, पीवीसी ले रहे हैं। ये काठ, कागज और पेपर सबका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पीवीसी का पूरा नाम तो याद है आप लोगों को, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है इसका पूरा नाम साथियों। चलिए आगे बढ़ें, आइए अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार कंज्यूमर के लिए जो आपकी परमिसिबल वेरिएशन वोल्टेज की है कितनी है। मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर के यहां वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कितना तक एक्सेप्टेबल है। हालांकि आज के डेट में ऐसा नहीं है, आज के डेट में तो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को हम लोगों ने 3% से भी कम कर दिया है। ठीक है, इन्वर्टर लगा करके तब जब हम आउटपुट ले रहे हैं तब तो हम 1% से भी कम कर दिए हैं। लेकिन जो नियम बनाया गया वो ये रखा गया कि न्यूनतम वेरिएशन जो है वो तो जितना रहे उतना ठीक है, लेकिन कम से कम अगर हो तो हमारा बेहतर है, और अधिक से अधिक होता है तो 6% तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमारे लिए उचित नहीं है। और ये वेरिएशन का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन होता है, और ये वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब साथियों होता है वोल्टेज का फ्लक्चुएशन। क्या होता है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज का अप डाउन करना। बार बार वोल्टेज घट रही है, बढ़ रही है तो क्या होगी, निश्चित रूप से साथियों आपके यंत्र खराब हो जाएंगे। यही बात अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में चर्चा होती है तो आप क्या कहते हैं, 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3%, 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3%। विद्वानों आपके साथी ने एक बार चर्चा किया था कि 25 से 400 हर्ट्ज पे कैसे यूज कर लेते हैं साहब, वो फ्रीक्वेंसी है, समझ गए। और हमने आपको बता दीजिए ट्रैक्शन सिस्टम जो हमारा है, ट्रैक्शन सिस्टम में जो हम सप्लाई लेते हैं वह कितने हर्ट्ज पर ले लेते हैं, 25 हर्ट्ज पे हम काम कर लेते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम फिक्स पर काम करें, हम अपनी आवश्यकता और उपयोगिता के हिसाब से फ्रीक्वेंसी के मान में परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन भारत के लिए यह निर्धारित किया गया है कि हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू 50 हर्ट्ज पर ही प्रयोग किया करते हैं। जनरेशन में भी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमारी टेक्नोलॉजी अभी क्या है, कमजोर है। हमारे यहाँ ITI की डिग्री कैसे प्राप्त होती है आपसे छिपा हुआ नहीं है, समझ गए, बिल्कुल। तो इस लेकर के जब ITI की डिग्री के लिए मेहनत करना पड़ेगा, 2 साल लगातार कॉलेज जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, समझ गए, बिल्कुल। तब जाकर के जब बहुत मेहनत से डिग्री प्राप्त होगी, ITI करने वाले छात्रों की संख्या लिमिटेड होगी, निश्चित रूप से वैसी परिस्थिति में गुणवत्ता परक एजुकेशन जब होगा तब जाकर के हम भी लॉसेस को, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके हम अपना फ्रीक्वेंसी भी 60 की जगह 80 हर्ट्ज कर सकते हैं। जहां हमने काम किया टेक्नोलॉजी में वहां आप देखिए हमारा नाम भी है। हम सैटेलाइट दुनिया का भेजने का सबसे बड़ा बाजार बन चुके हैं। कोई भी देश अपने यहां सैटेलाइट बनाता है लेकिन भेजवाने के लिए भारत आता है, उसको अपने देश से भेजने में 1.5 करोड़ का खर्च आएगा। उदाहरण स्वरूप तो भारत में 15 लाख में भेज दे रहा है। तो हम हर साल 150, 125, 200 सैटेलाइट दूसरे देश का भेजते हैं, समझ गए कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और सैटेलाइट को भेजने के लिए जो मिनिमम कॉस्ट का फॉर्मूला बनाया गया, वो फॉर्मूला कोई IIT के विद्यार्थी नहीं बनाए थे, वो फॉर्मूला 3 कॉलेज के बच्चे बनाए थे। पुणे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे, फिर आपका सत्यभामा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर्नाटक का बच्चा था, और 2 बच्चा SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई का था। ये 3, जिसमें 2 राजकीय कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है राज्य सरकार का, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है SRM। ये 3 जगह के बच्चों ने मिलकर के तब फॉर्मूला बनाया था, जिसको इसरो के साइंटिस्ट ने अप्रूव किया था, और तब उसको जांच करने के बाद फॉर्मूला फिट बैठा था, और उसी पर भारत पिछले 6 सालों से पूरी दुनिया के सैटेलाइट को भेजने का बाजार बन चुका है। इससे यह साबित होता है प्रतिभा बड़े मकानों में नहीं रहती है, प्रतिभा बड़े संस्थानों में नहीं रहती है, प्रतिभा कहीं भी रह सकती है, जिसको सीधे साधे शब्दों में आप कहते हैं कीचड़ में ही कमल खिलता है। समझे कि नहीं, ये मामला है। लेकिन ये तब होता है जब स्व अध्ययन करते हैं। जब सब कुछ मास्टर पर छोड़ दीजिएगा, टीचर पर छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा। आपका रिवीजन का काम भी टीचरे करेगा, आपकी किताब में टिक भी टीचरे लगाएगा, आपको कल कितना बजे जगना है भी टीचरे बताएगा, आपको खोचनिया दे दे के क्लास टीचरे बुलाएगा। जब सब काम टीचरे करेगा तो फिर टीचर ही सारी सफलता बटोर लेगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, जो फैक्ट बात है। आइए साथियों, तो आगे बढ़े। 6%। 3 फेज विद्युत प्रणाली के निर्धारित वोल्टेज को किस प्रकार दर्शाया जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। 3 फेज तो आप लोग विद्वान हैं, यह आपका DC में तो पॉसिबल नहीं है। यह क्या होगी साहब? AC सिस्टम होगी।
और विद्वानों जब एसी सिस्टम 3 फेज होगी तो आप सब जानते हैं 2 ही तरीके से होंगी, या तो स्टार हो सकती है और स्टार होगी तो न्यूट्रल भी आप यहां से निकालेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु से एक न्यूट्रल भी निकलेगा, आर वाई और बी आपका 3 फेज भी होगा, या नहीं तो क्या होगा, डेल्टा होगा आर वाई और बी करके, इसमें आपका न्यूट्रल नहीं मिलेगा। तो 2 तरह की हमारी करेक्शन बन सकती हैं, या तो स्टार या तो डेल्टा। लेकिन बात आपसे कह रहा है, स्टार डेल्टा आपसे नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है कि वोल्टेज का मान किस हिसाब से व्यक्त करिएगा। तो साथियों हमेशा के लिए याद रखिएगा, एसी सिस्टम में जब भी वोल्टेज को व्यक्त करते हैं रूट मीन स्क्वायर में व्यक्त करते हैं, जिसको शॉर्ट में आरएमएस कहते हैं। पढ़े लिखे विद्वानों, अब जरा मैं पूछ लेता हूं आपसे, वी आरएमएस का मान क्या होता है, वीएम बटा √2 होगा। साहब इसी को क्या लिखेंगे, 0.707 वीएम लिखेंगे। अगर यही बात मैं कहूं आई आरएमएस तो यह भी क्या होगा, आईएम बाय √2 होगा, 0.707 आईएम इसका मान होता है। विद्वानों यहां से एक और छोटी बात आप समझिए, जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वो क्या है साहब, तो स्टार कनेक्शन में मेरा लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज होता है, मेरा फेज वोल्टेज बराबर लाइन बटा √3 होता है, मेरी फेज करंट और लाइन करंट आपस में बराबर होती हैं। लेकिन विद्वानों यहां याद रखिएगा, डेल्टा कनेक्शन में मेरा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, मेरी लाइन करंट के बराबर क्या होती हैं आपका साहब, √3 इंटू फेज करंट होती हैं। अगर यहीं से हम आपसे कहें आईपीएच का मान, तो आप याद रखिएगा क्या होता है, आईएल बटा √3 होता है। हमारा डेल्टा कनेक्शन पैरेलल सर्किट की तरह काम करता है, इसीलिए करंट और समान और वोल्टेज समान होती हैं। मेरा स्टार कनेक्शन सीरीज सर्किट की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए हमारा यहां पर वोल्टेज अलग अलग और करंट समान रहती हैं। ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, याद रखिएगा। हम जब भी दीपक जी व्यक्त करते हैं आरएमएस में करते हैं, लेकिन लाइन टू लाइन की फेज टू फेज एकदम कंठाग्र हो लीजिए, लाइन टू लाइन करते हैं। इसीलिए जो भी मान क्वेश्चन में दिया रहता है बटा √3 से भाग देते हैं फेज में बदलने के लिए। राइट आंसर होगा आरएमएस लाइन से लाइन। चलिए आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न नोट कर रहे हैं, कीजिए। आइए आगे बढ़े साथियों। कह रहा टावर फुटिंग प्रतिरोध को कम करने के लिए हम लोग जो टावर लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, वहां पर टावर के नीचे हम लोग क्या करते हैं, पेड़ देखा है आप लोगों ने, पेड़ पौधा, पेड़ तो यहां रहता है लेकिन उसका जड़ बहुत दूर तक फैल जाता है, फैलता है कि नहीं फैलता है, बरगद का जड़ कितना दूर दूर तक रहता है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, टावर फुटिंग में हम लोग काउंटर पॉइंट्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके टावर का पैर है, और इस पैर में देख लीजिए इधर एक्सटेंशन, इधर एक्सटेंशन, इधर एक्सटेंशन, इधर एक्सटेंशन, ये जो इधर बढ़ाया है ना, क्या है ये, काउंटर पॉइंट है। ये काउंटर पॉइंट क्या करता है, ग्राउंड रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करता है, जिसे धड़ल्ले से आपकी लीकेज करंट क्या होगी, चली जाएगी। तो साहब हम क्या जवाब देंगे, ग्राउंड रॉड और काउंटर पॉइंट दोनों का प्रयोग करते हैं। चलिए टेस्ट में 48.52 मार्क्स आ रहा है। अच्छा 48 से 52 आ रहा है, कोई बात नहीं है, ऑनलाइन के बच्चे तो हजारों बार टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन को कमांड करके बार बार देने का प्रयास करिए, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। आईई नियमों के अनुसार किसी उपभोक्ता के परिसर में घोषित या वास्तविक वोल्टता के बीच का अधिकतम अंतर कितना होता है। घोषित मतलब है रेटेड वैल्यू, और प्राप्त जो हो रहा है, निर्धारित मान इतना है और प्राप्त हो रहा इतना है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना तक एक्सेप्टेबल है। ध्यान रखिएगा साहब, प्लस माइनस 3% तक। मैंने आपसे अभी कहा था बातचीत के दौरान कि 6% तो कंज्यूमर तक कह रहा है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, कम करने लगे, घटा दिए। हम लोग 3% या उससे भी कम पर आ चुके हैं। तो यहां उत्तर मेरा होगा प्लस माइनस 3%। साहब जी भू विभव
आप सब जानते हैं पृथ्वी का वोल्टेज हमेशा क्या मानते हैं? जीरो। अगर मेरे पृथ्वी का वोल्टेज जीरो नहीं होगा, इसका मतलब है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया? बढ़ गया। आपकी जो लीकेज करंट है उसके लिए क्या हो रही है? प्रॉब्लम पैदा हो रही है। आपका लीकेज करंट पृथ्वी के अंदर तेजी से नहीं जा पाएगा। स्वाभाविक सी बात है। अनंत होता है साथियों, और यही गुण हमारी पृथ्वी को इतने सारी चीजों से हमें बचाने का काम करता है। नहीं तो 3000 से 5000 एम्पियर की करंट जब ठनका में आएगी, तड़का में आएगी, तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से क्या होगा? समूल नष्ट हो सकता है। और आप तो जानते ही हैं 2020-21 में कोरोना से जितने लोगों की मृत्यु बिहार राज्य में नहीं हुई थी, उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु वज्रपात से हुई थी, जिसको सामान्य भाषा में ठनका गिरना कहते हैं। ठीक है कि नहीं? आइए साहब, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर जी? जीरो। कह रहा कितना विद्युत शॉक करंट पर आदमी को अधिक खतरा है, यानी आपकी करंट का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा तो खतरा ज्यादा रहेगा? साहब जी 50 हर्ट्ज पर खतरा ज्यादा है। जितना ज्यादा करंट आपकी फ्लक्चुएट करेगी, झटका उतना ज्यादा आपको लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, लो वोल्टेज पर साहब, लो वोल्टेज पर आपकी एसी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन साथियों हाई वोल्टेज पर याद रखिएगा आपकी डीसी ज्यादा खतरनाक है। पढ़े लिखे विद्वानों, डीसी का ये टाइम का सेक्शन है। इधर मेरी क्या है? करंट आई। मान लिया 100 एम्पियर की करंट है, एक बार जब टच में आएंगे तो जीवन भर यह आपको 100 एम्पियर देता रहेगा, जब तक कि आपकी विदाई नहीं करा देगा। लेकिन अगर हम एसी की बात करते हैं तो एसी देख लीजिए साहब आपका कैसा है? साइनोसॉइडल। एक साइकिल में देखिए, एक बार जीरो, दो बार जीरो, तीन बार जीरो, ऐसा ऐसा एक सेकंड में कितना साइकिल होता है? 50 साइकिल होता है। एक साइकिल में 3 बार जीरो, 50 साइकिल में कितना बार जीरो? 150 बार जीरो। मतलब ये बार बार आपको बताता है, अरे हटोन जी हम तुमको जिंदा रखना चाहते हैं, हटोन जी तुमको जिंदा रखना चाहते हैं, और ये एक सेकंड में आपको 150 बार बचने का मौका देता है। समझ गए कि नहीं? तो निश्चित रूप से साथियों आपका मोर डेंजरस डीसी है, लेकिन शर्त है वोल्टेज ज्यादा रहे तब। अब कम वोल्टेज रहेगा, 12 वोल्ट का बैटरी है, 8 मिली एम्पियर की, 2 मिली एम्पियर की, 4 मिली एम्पियर की करंट है, तो आप हंसते खेलते छू लेते हैं, कोई टेंशन आपको नहीं होता है। थोड़ा ज्यादा वोल्टेज का डीसी टच करके दिखाइएगा, तब बताने के लिए आप नहीं बचिएगा। आगे बढ़े सरकार। कह रहा भू प्रतिरोध के अंतर्गत क्या होता है साहब? कैसे कैसे मेरे भूमि का प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा? इलेक्ट्रोड से दूर मृदा का प्रतिरोध। मान लीजिए यहां इलेक्ट्रोड है, इधर की मिट्टी का क्या प्रतिरोध है? ई ज्यादा है तो इस पर भी प्रभाव डालेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी इलेक्ट्रोड किसके संपर्क में है? मृदा के संपर्क में है। मृदा का प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसका भी असर पड़ेगा। इलेक्ट्रोड मृदा के बीच संपर्क प्रतिरोध, जो सटा हुआ मिट्टी है, अगर दोनों का प्रतिरोध ज्यादा कम हो रहा है तो उससे भी यह प्रभावित होगा। इसीलिए हम मिट्टी को गीला रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं जी? गीला रखना चाहते हैं। धातु इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। अब आपने मेटल ही ले लिया है, लोहा का, तब आप चमत्कार कहां से देखिएगा? इधर आपका कॉपर का तार है, इलेक्ट्रोड आपने लोहा का सरिया गाड़ दिया है, रेजिस्टेंस में अंतर हो गया है, यहां से जो करंट तेजी से जा रही है यह उसको रुकावट पैदा करेगा, आपको तो दिक्कत झेलना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग दो ही मटेरियल यूज करते हैं, या तो गैल्वेनाइज्ड आयरन सस्ता में, और नहीं तो हम कॉपर का प्रयोग करते हैं, थोड़ा महंगा पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है। तो तीनों पर साहब यह क्या करता है? डिपेंड करता है। एबीसी सभी होंगे। जहां का मिट्टी में नमी कम है, अभी गर्मी का मौसम आ गया है, मिट्टी भी सूख जाती है, वैसे जगहों पर तो प्रतिदिन अर्थिंग में पानी डालना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आई साथियों, कह रहा है क्लीट तार स्थापन और 250 वोल्ट की सप्लाई के लिए एक कोर का केबल, एक कोर का केबल मतलब समझते हैं, एक ही कंडक्टर का क्या होगा? केबल। दो कोर का केबल मतलब एक तार और दो तार है, तो केंद्र से केंद्र तक कितनी दूरी पर लगाया जाना चाहिए? 250 वोल्ट के वोल्टेज पे यूज कर रहे हैं, सेंटर से सेंटर तक कितना दूरी पर तार को लगाना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही उत्तर विद्यार्थी जी? दिमाग लगाइए, कितना होता है जी साहब? कठिन प्रश्न है जी। 2.5 सेंटीमीटर, इसको याद रख लीजिएगा। लेकिन तार कौन सा है? क्लीट तार है। तो क्लीटे में हम लोग ये काम कर पाएंगे, एक कंडक्टर यहां, एक कंडक्टर यहां लेके जाएंगे। बाकी दूसरा में तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, उसमें तो पाइप के अंदर ही डाल देते हैं, सब सटा रहता है, नजदीक में रहता है। कह रहा घरेलू तार स्थापन में उप परिपथ के लिए किस आकार का एल्युमिनियम चालक? तो साहब जी याद है ना आपको,
एल्युमिनियम 1.4 mm का लेते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए। हालांकि हम लोग घरों में कॉपर का ही प्रयोग किया करते हैं, सेफ्टी ज्यादा मायने रखती है। अब देखिए कह रहा कष्टकर प्रघात के लिए विद्युत प्रघात धारा। हालांकि दिए गए प्रश्न में मान ही आपका बहुत कम है। नॉर्मली बहुत कष्टकर प्रघात आपका 15 से 20 मिली एम्पियर से आपका क्या होता है, कष्टकर झटका आपको लगता है। कष्टदायक झटका जो है आपको 15 से 20 में लगना शुरू होता है। हमारा जो है साहब 9 मिली एम्पियर तक हमको झटका बहुत ज्यादा नहीं लगता है, सहने लायक लगता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में हाँ एक बात जरूर है, 10 मिली एम्पियर का करंट अगर कितना साहब 3 से 4 सेकंड लगातार हमारे बॉडी में जाए तब तो फिर हमारी मृत्यु निश्चिंत हो जाती है। इसलिए दिए गए ऑप्शन के आधार पर आंसर क्या एक्सेप्ट करेंगे, 5 से 10 मिली एम्पियर। 200 मिली एम्पियर या उससे ऊपर अगर करंट होगी तो जिस भाग में आपका शरीर संपर्क में जाएगा वो भाग जलकर राख हो जाएगा और आपकी मृत्यु गारंटीड है। दुनिया का कोई डॉक्टर भगवान के अलावा आपको बचा नहीं सकता। समझे कि नहीं? आइए आगे बढ़े साहब। घर की वायरिंग में काला और हरा तार है साहब। काला तार गारंटी के साथ मेरा क्या है, न्यूट्रल है। हरा तार मेरा क्या है, अर्थ है। तो न्यूट्रल और अर्थ के लिए हम क्या लेते हैं, काला और हरा लेते हैं साहब। लेकिन विद्वानों छोटा सा सवाल जो जीवन भर याद रखिएगा, फ्लेक्सिबल केबल है, लचीला केबल है, उसका न्यूट्रल किस रंग का होगा, ब्लू कलर का होगा। किस रंग का होगा, ब्लू कलर का होगा। चलिए साहब जी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न माना जाएगा। हम लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ऐसे प्रश्नों में। कह रहा है कि भूमि भवन की नींव से भूमिगत केबल, अर्थिंग नहीं कह रहा है, अर्थिंग जड़ में सटा के दे देंगे ऐसी बात नहीं है। ये भूमिगत केबल है, अंडरग्राउंड केबल है। साथियों ध्यान रखिएगा, हम अपने भवन से, अपने बिल्डिंग से बगल से केबल लेके जा रहे हैं। इस केबल को आप कम से कम कितना दूरी पर ले जाइएगा, कम से कम 100 सेंटीमीटर का दूरी पर ले जाएंगे। 10 सेंटीमीटर का दूरी गलती से आप उतर कहीं देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 10 सेंटीमीटर रखेंगे तो केबल को जमीन में गाड़ेंगे तो जमीन में गाड़ेंगे तो मकाने का नींव न खोदेंगे। अब मकान का नींव खोद के केबल दे देंगे तो हमारा मकान जब बारिश होगा, पानी जमेगा तो मकान हमारा नहीं सोने की स्थिति में पैदा हो जाएगा, कहेगा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, झुक जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, मकान के नजदीक में गड्ढा बहुत ज्यादा करना उचित नहीं है। आइए कम से कम कितना करेंगे, 100 सेंटीमीटर का दूरी रखेंगे, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल में तो गड्ढा करना पड़ेगा हम। हाँ अगर बगल से ऊपर केबल बिछाएगा तब तो कहीं भी बिछा सकते हैं, लेकिन जब अंडरग्राउंड कह दिया तो उसको अंदर में गाड़ना पड़ेगा। कह रहा कि खर्चा कम करने एवं ऊर्जा संरक्षण के लिए जो संगठन किया गया है, आधिकारिक तौर पर चरणबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होता है, वहां एनर्जी ऑडिट के लिए एक इंजीनियर रखा जाता है। ऐसा सरकारी तरफ से नियम होता है। और आपका किस हिसाब से एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, लॉसेस कितना हो रहा है, कहां पर बल्ब लगाएंगे तो रोशनी प्रॉपर होगी, ऐसा कौन सा तरीका अपनाएंगे कि आपका बिजली बिल कम आएगा। आप कमर्शियल सप्लाई ले रहे हैं, अगर आप अपने प्लान के ऊपर सोलर का पैनल लगा देते हैं तो आपका निश्चित रूप से सरकारी बिजली को कम करके आप यहां से बिजली का यूज करेंगे, उस पर आपको सब्सिडी मिल जाएगा। इस तरह का पूरा एनालिसिस करने के लिए क्या काम होता है, एनर्जी ऑडिट होती है, जिसको ऊर्जा लेखा परीक्षण कहते हैं। कह रहा साथियों, अस्थायी शेड के लिए सबसे ज्यादा कौन सी वायरिंग, टेम्पररी में हम लोग क्लीट लेते हैं, तार दिया ऊपर से क्लिप ठोक दिया, बात खत्म। और आज का आखिरी सवाल है, किस लैंप होल्डर को सीधे लकड़ी के बोर्ड पे लगाया जा सकता है। तो आप सब जानते हैं साहब, कौन सा, बैटन होल्डर। अब यहां तस्वीर आपके सामने है, मुझे बताइए बैटन होल्डर इस तस्वीर में कौन सा है। ये आपका क्या है, बैटन होल्डर है। ये आपका कौन सा है, पेंडेंट होल्डर है। ये आपका कौन सा है, एंगिल होल्डर है। देख रहे हैं ना, एक खास कोण पर झुका हुआ है। ये आपका कौन सा है, ब्रैकेट होल्डर है।
ये ऊपर से ढक्कन खुलेगा, इसमें भी आपका चूड़ी बना हुआ है। तो इस तरह का जो होता है ब्रैकेट होल्डर है। ये है आपका निश्चित रूप से बैटन होल्डर। कौन सा? बैटन। लकड़ी का बोर्ड पर देखते होंगे, यही हम लोग लगाते हैं स्क्रू दे करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।